नमस्कार दोस्त, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, अभी हम लोग टेक्नीशियन आरआरबी ग्रेड 3 का 29 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हमें मिल चुका है। चलिए उसको मिलाते हैं। जिन दोस्त का एग्जाम हो चुका है अपना मिलाएंगे कि वो क्या आंसर लगाए हैं और उनका कितना गलत और कितना सही होता है। और दोस्त, जिन दोस्तों का एग्जाम है वो इस क्वेश्चन को देख करके अगले शिफ्ट के लिए तैयार हो जाएं। दोस्त, अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन से देश कर रहा है। तो देखिए दोस्त, ब्रिक्स से पहले कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन आ गया ब्रिक्स देश से कि ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो देखिए, रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन अक्टूबर 22 से 24 के बीच हुआ और ब्रिक्स के कजान शहर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के रूस के कजान शहर में हुआ। कल क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स समिट हुआ था, उस ब्रिक्स समिट में चीन और भारत के बीच किस मैटर पर बात हुआ। तो उसका था सीमा विवाद पर। ठीक है, आज फिर पूछ लिया। देखिए, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत और जान ले। ब्रिक्स कजान में हुआ है, रूस में। तो क्वेश्चन आज पूछ चुका। देखिए, यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण है। ध्यान रखिए, कौन संस्करण है ये? 16वां। तो अगले सीट में ये क्वेश्चन आप पूछ ले कि कौन संस्करण है, तो 16वां संस्करण है। ठीक है, थीम क्या है? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। दोस्त, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। कौन संस्करण है? 16वां संस्करण है। और इसका थीम क्या है? तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के वर्तमान लोकपाल अध्यक्ष कौन है। ऐसा क्वेश्चन आया था कि भारत के वो कौन पूर्व न्यायाधीश है जो लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो देखिए दोस्त, भारत के ये दूसरे लोकपाल हैं। ठीक है, पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। और ये दूसरे लोकपाल हैं जो बनाए गए हैं, जिनका नाम है न्यायमूर्ति अजय मानिक राव खानविलकर। अजय मानिक राव खानविलकर। ठीक है दोस्त, अब लोकपाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, भारतीय लोकपाल ने 3 नए सदस्यों ने शपथ लिया। भारतीय लोकपाल में 3 नए सदस्यों ने शपथ लिया। अब अध्यक्ष न्यायाधीश अजय मानिक राव खानविलकर सहित 9 सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है। मतलब लोकपाल में 9 सदस्य होते हैं, एक मुख्य सदस्य होते हैं और 8 उप अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, जैसे अध्यक्ष एक होता है जो बन गए हैं अजय मानिक राव खानविलकर, और 8 को इसका सदस्य होते हैं। इसमें कुल 9 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 9 सदस्य। ऐसे 8 सदस्य, एक अध्यक्ष। ठीक है, न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल हैं, जबकि पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो 2022 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। 2 साल की सेवा प्राप्त भारत को सेवा दिए थे लोकपाल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, साल 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान। अब मेरे दोस्त, मेरा कल का वीडियो खोलिए, उसे देखिएगा। मैं कहा था उसमें एग्जाम में क्या था कि पेपर में आया था सतत विकास में भारत कौन स्थान पे था। हम कहे थे 190 स्थान पर है, और भ्रष्टाचार में 93वां स्थान पर है। हम ये बताए थे, ये क्वेश्चन आया था, हम ये बताए थे भ्रष्टाचार में 93वां स्थान पर है। हम कहे थे, आप याद कर लीजिएगा, हंगर में 105 स्थान पर है और 161 स्थान पर है आपको मीडिया में। ठीक है, हम कहे थे आप इसको याद करके जाइएगा। दोस्त, आपके एग्जाम में आ सकता, देखिए आज के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो याद रखिए, भ्रष्टाचार में 93, सतत विकास में 109, 161 किसमें? प्रेस में, 105 भूखमरी में। और आप अगर देखिएगा तो इन क्या होते हैं, जेंडर गैप इंडेक्स में 129 स्थान है। जेंडर गैप इंडेक्स में 126 स्थान खुशहाली में है। ठीक है, क्या है? खुशहाली में 126 स्थान है, और आर्थिक छूट में भी 126 है। ठीक है, तो ये देखिए, खुशहाली में 126 है, गैप पर जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है, भूखमरी में 105 है, 161 मीडिया में है, मतलब प्रेस में, 93 भ्रष्टाचार में है, सतत विकास 109 में है। आप ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखिए, हंगर इंडेक्स में कुल 127 देश में से 105वें स्थान पर ये आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया को कितने रुपए दिए। देखिए, बीसीसीआई भी अलग से रुपए दी, ऐसा नहीं है, आईसीसी भी रुपए दी थी, लेकिन जब भारतीय क्रिकेट टीम ने जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो बीसीसीआई ने 125 करोड़ रुपए आवंटित किया अपने खिलाड़ियों को। ठीक है, देखिए, जो खिलाड़ी 15 खिलाड़ियों की जो स्क्वाड होती है, उसमें हर प्लेयर को 5-5 करोड़ रुपए दी।
और हर रिजर्व प्लेयर को 2.5 करोड़ रुपए दी। आप ये भी फैक्ट याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ है कि जुलाई 2024 में T20 का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है, ठीक है। और वनडे के और टेस्ट के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ये अगले क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। T20 कप्तान पूछ चुका है तो वनडे कप्तान पूछ सकता है। बीसीसीआई के बारे में आप अच्छे ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। चलिए 15 खिलाड़ियों का स्किल हो गया है। अगला क्वेश्चन था धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? देखिए दोस्त, अगर कोई भी धातु है, मान लीजिए NaHCl से अभिक्रिया की, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो आपका लवण तथा जल बनाएगी। लवण तथा क्या बनाएगी? जल बनाएगी। सॉरी, कोई भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो लवण और H2 गैस रिमूव करेगी। क्या करेगी? H2 गैस रिमूव करेगी, मतलब निकालेगी। तो देखिए ये जब ये सोडियम HCl से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस, ये देखिए सोडियम है और ये Na मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2, ठीक है, तो लवण बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहा था क्वेश्चन कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस छोड़ती है? तो हाइड्रोजन गैस। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस क्या बनाती है? लवण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा लवण और हाइड्रोजन निकलता है। अगला क्वेश्चन आपके आया था, अब मैं एक ये देखिए ये इक्वेशन आगे काम आएगा दोस्त। ये विस्थापन अभिक्रिया का इक्वेशन है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। खैर मैं आगे डील करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आगे डील है, आगे है ये क्वेश्चन आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था ट्रिप्सिन निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था मैं कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये क्वेश्चन ये आया था कि पेप्सिन कहां से निकलता है? ऑप्शन था अमाशय। क्या था? अमाशय। या फिर अमाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो पेप्सिन। क्वेश्चन ये आपका आया था, या तो ये पूछा ये पेप्सिन कहां से निकलता है तो अमाशय से, या अमाशय से कौन निकलता है तो पेप्सिन निकलता है, ये क्वेश्चन आया था। देखिए अमाशय की जगह पेट भी ऑप्शन में रह सकता है। अमाशय पेट, मुख्य रूप से अमाशय को ही पेट बोलते हैं, ठीक है। तो पेट से निकलता है पेप्सिन, चाहे अमाशय से निकलता है पेप्सिन। याद रख लीजिए पिछले शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है, कल का क्वेश्चन है ये कि ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट था एक डायरेक्टर किसके बराबर होगा? तो मेरे दोस्त एक डायरेक्टर बराबर क्या होता है? 1/f होता है, और मतलब 1/, फोकस होता है। फोकस क्या मापते हैं? मीटर मापते हैं ना, तो 1/m बोलते हैं m इनवर्स। तो आपका ऑप्शन था 1m इनवर्स, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो एक डायरेक्टर बराबर होगा 1m इनवर्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कुछ लिखे हैं एक वही लिखे हैं, एक ड्रॉपर लेंस या वक्रता दर्पण की प्रकाशीय शक्ति को मापने की इकाई है। मतलब कि प्रकाश की शक्ति को मापने की इकाई है, जहां जो लेंस जो प्रकाश की शक्ति को जितना ऑब्जर्व करता है ना, उसी की क्षमता को मापने की इकाई है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि पौधे में ऊपर और नीचे की वृद्धि क्या कहते हैं? पौधे के तने, इसका था तने। पौधे में तने मतलब पौधा का ये पौधा हो गया मेरे दोस्त, मान लीजिए ये पौधा हो गया, ठीक है। इसका जो तना है कुछ नीचे वृद्धि करता है, कुछ ऊपर वृद्धि करता है। तो पौधे के ऊपर और नीचे वृद्धि करने क्या बोलते हैं? तो देखिए दोस्त, ऑप्शन में गुरुत्वानुवर्तन दिया होगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल कहां लगता है? नीचे लगता है ना। तो तना अगर नीचे वृद्धि करेगा तो कहेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और तना ऊपर वृद्धि करेगा तो कहेंगे क्या? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो बच्चों कहां थे? गुरुत्वानुवर्तन ही ऑप्शन था। तो देखिए ऊपर, पहले ऊपर दिया ना तो निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन, और फिर नीचे वृद्धि करेगा ना तो पॉजिटिव गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। एक होता है प्रकाशानुवर्तन। अगर मान लीजिए ये तना है, किसी पेड़ का ये तना है, हाँ ये जड़ है, अगर ये तना ऊपर वृद्धि करेगा तो प्रकाश ऊपर होता है ना, तो प्रकाश की ओर वृद्धि करेगा तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और तना नीचे वृद्धि करेगा तो प्रकाश से दूर जा रहा ना तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन के फॉर्म में पूछेगा तो गुरुत्व बल के आधार पर देंगे। तना नीचे जाएगा तो गुरुत्व बल की ओर जाएगा तो धनात्मक, ऊपर जाएगा उल्टा जाएगा, गुरुत्व उल्टा जाएगा तो ऋणात्मक। अगर प्रकाशानुवर्तन ग्रुप में आपका अगले सीट में ऑप्शन आ सकता है, तो अगर प्रकाश की ओर तना ऊपर जा रहा है ना तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और तना नीचे आ रहा तो प्रकाश से दूर जा रहा है ना तो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आपका ये गुरुत्वानुवर्तन में ऑप्शन दिया था, तो ऊपर जाएगा तो पहले निगेटिव होगा, नीचे जाएगा तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ में आया था 400 और 430 के बीच अभाज्य संख्या बताएं। हमको लगता है अभाज्य संख्या उसका घर परिवार बन चुका है, ससुरा हर शिफ्टों में अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछ दे रहे बेटे। हाँ, तो 400 और 450 के बीच अभाज्य संख्याएं निकालना है।
कह रहा है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, पूछा होगा कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है, या जितनी अभाज्य संख्या सबका योग निकालिए, या जिनके जितनी अभाज्य संख्या सबका औसत निकालिए, ये पूछ सकता है। पूछ सकता है ना ये। देखिए 400 के बीच अभाज्य संख्या लिखे हैं, 401, 409, 419, 421, 431। अगर इनका योग पूछा होगा तो जोड़ दीजिएगा। अगर पूछा कितनी होंगी तो 1 2 3 4 5 होगी। अगर इनका औसत पूछा तो जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिएगा। हाँ, आप कर सकते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था T20 जुलाई 2024 में भारत का कप्तान कौन बना? सूर्यकुमार यादव बना। ठीक है, और उप कप्तान कौन बना मेरे दोस्त? उप कप्तान जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। उप कप्तान कौन बना था? शुभम गिल बना था। चलिए कोशिका का बाहरी दीवार को क्या कहते हैं? देखिए कोई कोशिका है ना, कोई कोशिका, उसके बाहरी दीवार को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये किस कोशिका बात कर रहा है। पौधे की कोशिका हो तो कोशिका भित्ति होगा, और जंतु की कोशिका हो तो कोशिका झिल्ली होगा। ठीक है, और कौन कोशिका बात कर रहा है ये तो कंफर्म नहीं है। तो देखिए अगर पौधे की कोशिका बात करेगा तो कोशिका भित्ति हो जाएगा, और जीवों की कोशिका जो जीव होते उसकी बात करेगा तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पेप्सिन शरीर के कौन से भाग से, देखिए क्वेश्चन आया था ना कि पेप्सिन कहां से निकलता है, तो पेट से निकलता है। पेट मतलब आमाशय, क्या होगा? आमाशय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था, कुछ क्वेश्चन भारत रत्न जुड़ा हुआ था कि क्या सचिन तेंदुलकर के अलावा किसी और को भारत रत्न मिला है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि क्या सचिन तेंदुलकर के अलावा और किसी और को भारत रत्न मिला, ऐसा क्वेश्चन था, जिसका आंसर ए एंड बी, हाँ ए एंड बी दोनों होगा। आपके जो ए एंड बी मारे होंगे उनका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 24 कैरेट सोना क्या होता है? देखिए 24 कैरेट सोना एकदम शुद्ध सोना होता है, इसमें कोई भी मिलावटी नहीं होता है। ये पूरा 99.99% सोना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सुना था लोकपाल का अध्यक्ष कौन से पूर्व न्यायाधीश बनाया गया? तो देखिए लोकपाल का अध्यक्ष पे मैं डील कर चुका हूं। ठीक है, कि अजय मानिकराव खानविलकर बनाया गया। कुल 9 इसके अध्यक्ष सहित सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 8 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अमाशय से क्या नहीं निकलता है? ऐसा कोई क्वेश्चन था मेरे दोस्त, अमाशय से क्या नहीं निकलता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को ना ही मुझे आंसर मिल पाया ना सही से क्वेश्चन मिल पाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि काला जार रोग किसके कारण होता है? तो लिस्मेनिया परजीवी कारण, काला जार रोग होता है। ठीक है, काला जार रोग किस होता है? लिस्मेनिया परजीवी कारण। अब अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में होने वाला परिवर्तन क्या नहीं है? देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, और कहा था कि कोशिका के किशोरावस्था के दौरान लड़कियों में क्या परिवर्तन नहीं होता है? तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था आवाज का फटना। देखिए हम लोग जो पुरुष होते हैं हम लोग का धीरे धीरे आवाज भद्दा होने लगता है, लेकिन स्त्री जो आवाज होता है ये आवाज उनका जब किशोरावस्था आती है फिर भी आवाज नहीं फटती है। ठीक है, ये परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि फ्लोएम का क्या कार्य है? फ्लोएम का कार्य क्या पूछा? देखिए कल जाइलम का कार्य पूछा था दोस्त, रिलेट कीजिए क्वेश्चन को। कल जाइलम का कार्य पूछा था, आज फ्लोएम का कार्य पूछ लिया। कल अग्नाशय से निकलना ट्रिप्सिन के बारे में पूछा था, आज अमाशय से निकलना पेप्सिन के बारे में पूछ दिया। ठीक है, तो फ्लोएम का क्या कार्य? देखिए भोजन का परिवहन, पौधे के सभी भागों में भोजन का परिवहन करना। साथ में एक ऑप्शन था जो बच्चों का कहना था कि वही आंसर होगा, जो आबाद का कोई आंसर था नहीं, एमिनो एसिड और सुक्रोज, एमिनो एसिड और सुक्रोज का परिवहन, ये ऑप्शन था। भोजन परिवहन ऑप्शन नहीं था, अमीनो एसिड और सुक्रोज का परिवहन ये ऑप्शन था। तो आपका राइट आंसर जो ये मारे होंगे वो उनका सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन था कि द्रव का गैस बदलना। देखिए कोई क्वेश्चन आया था द्रव का गैस बदलना या द्रव का ठोस बदलना, कोई एक क्वेश्चन आया था। अगर दोस्त अगर आपके एग्जाम में द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता आया होगा क्वेश्चन, तो कहलाएगा संघनन। क्या कहलाएगा? संघनन। अगर आपके एग्जाम में गैस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं आया होगा तो संघनन होगा। अगर द्रव से ठोस में बदलना आया होगा कि द्रव से ठोस में बदलना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हिमीकरण अर्थात ठोसीकरण। हालांकि ये एग्जाम में कल आ चुका है, कल के शिफ्ट में एग्जाम में 28 तारीख शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि द्रव का ठोस बदलना हिमीकरण अर्थात ठोसीकरण कहलाता है। अगर ये आया होगा तो ये होगा, अगर ये गैस का द्रव बदलना आया होगा तो संघनन होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में कौन सा आया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि धातु के ऑक्साइड के विलयन से धारा प्रवाहित करने पर कौन सी गैस निकलती है? देखिए ध्यान से कह धातु का ऑक्साइड, अगर कोई धातु का ऑक्साइड है, अगर कोई विलयन है, ठीक है कोई विलयन है यहाँ पे, और इसमें मान लीजिए कि
फेरिक ऑक्साइड है या जिंक ऑक्साइड है, ये धातु का अगर इसमें ऑक्साइड है, ठीक है, धातु का ऑक्साइड है और इसमें धारा प्रवाहित करने पर कौन सी गैस निकलती है, यहां था कौन सी गैस नहीं निकलती मेरे दोस्त, आपके क्वेश्चन में क्या था, कौन सी गैस नहीं निकलती है, ठीक है, ये ऑप्शन में था। देखिए O2 निकलता है, Cl2 निकलता है, H2 निकलता है, आपका आंसर होना चाहिए CO2 नहीं निकलता है, क्लोरीन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, CO2 आपका नहीं निकलता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है, नहीं पूछा था कौन नहीं निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, गलत चुना था। देखिए एक स्टेटमेंट दिया था, निम्न में से कौन गलत है, ठीक है, उसमें से एक लाइन दिया था, धातु के ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं, ठीक है, धातु नहीं ऐसा कुछ दिया था, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ऐसे दिया था, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये दिया था, धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये लाइन दे दिया था, ठीक है, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होते हैं ना कि अम्लीय होते हैं, ठीक है। गलत कथन चुनना था, 4 ऑप्शन दिया था, गलत को चुने, उसमें से एक लाइन था कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये तो गलत है ना, धातु का ऑक्साइड क्षारीय ना होते हैं, यहाँ लिखा था अम्लीय होते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए मैं था ना, देखिए Fe, देखिए Fe प्लस CuSO4, फिर अब देखिए जो Fe है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि अगर आप याद कीजिएगा तो सबसे ज्यादा पोटेशियम अभिक्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा नहीं, ये लोहा से नीचे आता है कौन, ये कॉपर, यहां तक कार्बन से भी हाइड्रोजन से भी कम अभिक्रियाशील है कॉपर। तो देखिए Fe क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और अपने जाकर के वहां SO4 जुड़ जाएगा, तो देखिए SO4 के साथ जुड़ गया तो FeSO4 हो गया प्लस Cu, प्लस क्या हो गया, Cu हो गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए हैं। देखिए दोस्तों ऐसे देश तो बहुत सारे हैं, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कई देशों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए हैं, यहां तक ब्रिटेन से भी बनाए हैं, लेकिन 4 आपका ऑप्शन दिया था, चीन, भूटान, नेपाल, रूस, इसका आंसर होगा भूटान, इसका आंसर होगा भूटान। भूटान के साथ ही भारत ने सांस्कृतिक संबंध बनाया है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसे दिया गया, पहला राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए दोस्त जो भारत का चंद्रयान 3 का जो टीम है उसे राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार जो पहले बार मिला है उसे दिया गया, इसरो की टीम चंद्रयान 3 जो लॉन्च की है उसी टीम को राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है। 29 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का टेक्नीशियन का एनालिसिस करने वाले हैं, हमें दोस्त 30 के करीब में एकदम सही प्रश्न बच्चों द्वारा मिल गए हैं। दोस्त मैं बच्चों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप जानते ही हैं आपके पीछे के चीज़ों को, और ये सब जो हो रहा है तो बाद बाकी कोई समस्या ना हो इस कारण से मैं नहीं ले रहा हूं। खैर चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न आया था, एक प्रश्न आया था कि जेप्टो इसकी स्थापना 2021 में हुई थी दोस्त, ठीक है, तो जेप्टो के को फाउंडर और भारत के सबसे युवा अरबपति कौन है। तो दोस्त 2021 में स्थापना 2 लोग किए थे, जेप्टो का स्थापना 2021 में 2 लोग किए थे, आदित्य पालीचा और केवल बोहरा। अभी सीईओ आदित्य पालीचा हैं और केवल बोहरा उनके साथ में ही हैं, ठीक है, और ये फाउंडर थे, ये को फाउंडर थे। तो कह रहा है कि सबसे को फाउंडर जेप्टो के को फाउंडर सबसे युवा अरबपति कौन है, तो केवल बोहरा। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अगर इससे क्वेश्चन आया हुआ है तो इससे क्वेश्चन नेक्स्ट शीट में बन सकता है। जेप्टो एक भारतीय क्यू कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है आने वाले शीट में क्वेश्चन में बन जाए, भारत में है। इसकी स्थापना 2021 में हुई, जुलाई 2021 में आदित्य पालीचा और केवल बोहरा ने इसका स्थापना की। अगस्त 2024 तक कंपनी का मूल्य 5 बिलियन से अधिक हो गया है और यह भारत की 10 महानगरीय क्षेत्रों में 250 से अधिक डाक स्टोर संचालित करती है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक ये हैं, 2021 में स्थापना हुआ, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन
यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है, यह नियतांक होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g है और द्रव्यमान को 4m कर दिया, मतलब द्रव्यमान को देखिए 4 गुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्त, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है g m1 इंटू m2 बट्टा में r²। अगर किसी एक पिंड का द्रव्यमान m है, अगर हम 4m करें, किसी एक को 4 गुना कर दें तो देखिए बल भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा 4 गुना हो जाएगा। बल कितना हो जाएगा, 4 गुना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि इथेनॉल को जब इतना केल्विन अधिक तापमान पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है और क्या बनता है। देखिए दोस्त, से में क्वेश्चन आया था, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। देखिए ये आपका इथेनॉल है C2H5OH, अगर इसको H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन पर गर्म कीजिएगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखिए इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण, में से जल निकलेगा। अब जल निकलेगा दोस्तों, खुद देखिए H2O जल होता है ना, इसमें से H2 आप निकालिए तो देखिए एगो H यहाँ पे है, एगो H इसमें से ले लेंगे तो यहाँ H कितना बचेगा, 4 गो। यहाँ देखिए H2, यहाँ से एगो H ले लेंगे, यहाँ से एगो H, 2 गो हो गया, एगो O यानी H2O। यहाँ क्या बचा, यहाँ C2 बचा और यहाँ 5 के जगह कितना बच गया, 4 यानी C2H4। यानी इथेनॉल का जिसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल का 443 डिग्री से केल्विन पर H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम गर्म करेंगे तो इथीन बनता है। क्या बनता है, इथीन बनता है और जल निकलता है। खुद यहाँ कर निर्जलीकरण तो क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। आपका राइट इसका आंसर होगा इथीन। मैं यहाँ समीकरण लिखा हूँ, समीकरण थोड़ा तोड़ के लिख दिया है। और ये देखिए H2SO4 अभिक्रिया नहीं करेगा, ये प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, ये उत्प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद कहाँ गुजरती है। आप एक पढ़े होंगे दोस्त, मान लिया अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये इसका P है और ये इसका F है और इसका C है। जब किरणें समानांतर आती है, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। अब आप सपोज ये सोचो कि किरण जो है ऐसे आ रही है, मुख्य किरण पहले ही मुख्य फोकस से होकर आ रही है, तो लड़ने के बाद क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इसका आंसर होगा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तो दर्पण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। दोस्त ये पिछले सीट में क्वेश्चन पूछ चुका है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। देखिए दोस्त 4 ऑप्शन दिए थे, परावर्तन का नियम किस पे लागू होता है। तो परावर्तन का नियम समतल दर्पण पर होगा, अवतल दर्पण पर होगा, उत्तल दर्पण पर। लेंस पर लागू नहीं होता, हो सकता है आपके ऑप्शन में लेंस दिया हो, ठीक है, हमें ये कंफर्म ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परावर्तन का नियम जो है जिसका परावर्तक सतह हो उस पर ही लागू होगा ना। तो परावर्तन नियम किस पे लागू होगा, दर्पण पे लागू होगा। लेंस ऑप्शन दिया तो उसका आंसर नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन दिया था, जब एक धारावाही तार में से विद्युत धारा गुजरेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा। इसका भी दोस्त ऑप्शन नहीं मिल पाया है, ठीक है। जब धारावाही तार से विद्युत धारा गुजरेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, ये हमें इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। हाँ, अगर शायद बच्चों का कहना था कि एक वृत्ताकार तार से जब धारा प्रवाहित होगी तो अगर एक अर्ध वृत्ताकार तार होगा तो उसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसका आधा होगा। ऐसा कुछ लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन था, उसका यही आंसर होगा। ऐसे बच्चों का कहना है, कंफर्म बच्चे द्वारा क्वेश्चन नहीं बता पाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि स्पाइरोगाइरा में जनन कैसे होता है। तो दोस्त स्पाइरोगाइरा में होता है जनन विखंडन द्वारा। ध्यान रखिए, स्पाइरोगाइरा अलैंगिक और लैंगिक दोनों द्वारा विखंडन करता है, जनन करता है, और अलैंगिक जनन में वो विखंडन द्वारा जनन करता है। चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। स्पाइरोगाइरा प्रजातियां लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करती है। अलैंगिक या वानस्पतिक प्रजनन जंतुओं के सरल विखंडन द्वारा होता है। स्पाइरोगाइरा कैसे करता है, विखंडन द्वारा करता है। अलैंगिक और अलैंगिक दोनों रूप से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि एक सतत कोशिका गुणसूत्र कैसा होता है या कहाँ पाया जाता है। एक सतत कोशिका कहते हैं यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, सतत कोशिका क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक।
जब एक सतत कोशिका मतलब एक यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होता है दोस्त, यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र कहाँ होता है, हमेशा केंद्रक में होगा। क्या होगा, केंद्रक में होगा, ठीक है, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, देखिए यहाँ पे लिखे हुए यहाँ पे हमें सतत अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र नाभिक में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 9 क्वेश्चन हम लोग का है। एक प्रतिरोध का प्रतिरोधकता P है, कहा था एक प्रतिरोध का प्रतिरोधकता P है, यदि उसकी 3 बार काटा जाए, मान लीजिए ये प्रतिरोधकता उसे 3 बार काट दिया जाए, ठीक है, काटा जाए तो प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है, कि एक तार था, ठीक है, एक तार है, ठीक है, मान लो कि L लंबाई की है, हाँ, एक तार है जिसकी L लंबाई का है, उसका प्रतिरोधकता P है, प्रतिरोध R है, ठीक है, जब इसे 3 बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा, ऑप्शन में था। देखिए दोस्त, प्रतिरोधकता कभी नहीं बदलता है। मेरे क्वेश्चन लिखने मजे, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिखा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन से दिया था एक तार है जिसकी प्रतिरोधकता P है, प्रतिरोध R है, इसे 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो क्या होगा, लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन था। देखिए दोस्त, अगर हम किसी भी तार को 3-4 कितने भाग में काट दें तो प्रतिरोध पर तो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मान लें कि अब इतना लंबा तार था, अब इसको भाग अलग अलग काट दिए तो एक भाग अगर निकालिएगा तो लंबाई तो L/3 हो जाएगी, ठीक है। प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा लंबाई को कम करने से, क्योंकि लंबाई पर प्रतिरोधकता निर्भर ही नहीं करता, तो प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा, प्रतिरोध चेंज होगा। ये ऐसा आपका ऑप्शन था, ठीक है। अब देखिए, प्रतिरोध बदल जाएगा लेकिन प्रतिरोधकता नहीं बदलेगी, ये ऑप्शन में था। देखिए, अगर मैं सूत्र की बात करूं तो प्रतिरोध बराबर म्यू L/A होता है। प्रतिरोध अगर L का मान 1/3 कीजिएगा तो इसका ही मान 1/3 हो जाएगा, इसका प्रतिरोध चेंज होगा लेकिन प्रतिरोधकता कभी चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है, तो पौधे में। तो किसी बच्चे कहना था कि कहा था कि पौधे को लचीलापन कौन देता है, तो कॉलन काइमा मारिएगा, ठीक है। दृढ़ ऊतक किससे पाया जाता है, मतलब अस्कलन काइमा किसमें पाया जाता है, तो पौधे में पाया जाता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन था करंट से कि समाज में असाधारण योगदान विशेष रूप से विकलांगता अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में किसको 2024 में प्रतिष्ठित पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन बहुत डीप है मेरे दोस्त, आंसर होगा KS राजन्ना। माने समाज में असाधारण योगदान के लिए खासकर विकलांगों के अधिकारों और सशक्तिकरण के क्षेत्र में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार मिला। उनके व्यक्ति का नाम क्या है, तो डॉक्टर KS राजन्ना। क्या होगा आंसर, डॉक्टर KS राजन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 किसने जीता। याद कीजिए दोस्त, हम लोग कहते थे बूढ़े लोग का क्रिकेट हो रहा है, जितने लोग रिटायर हो चुके थे ना, उनका एक मैच होता था, ठीक है। जो भारत जो फाइनल हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का, ये जितने पुराने जो रिटायर हो गए हैं खिलाड़ी, वो अपना अपना देश के लिए खेलते थे, ठीक है। जैसे हमारे देश में युवराज सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, ये सब लोग खेलते थे, ठीक है। और पाकिस्तान से भी खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया, सब देश से खेलते थे। भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ था इसका, ये भी एक वर्ल्ड कप ही है जिसमें भारत जो है मैच को जीत लिया था। तो क्वेश्चन ये कह रहा था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड लोगों का चैंपियनशिप में किस देश ने जीता, तो भारत ने जीता। अब आने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन हारा, तो पाकिस्तान हारा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 के फाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को हरा 5 रन से रौंद दिया, 5 रन से हरा दिया और किताब अपने नाम कर लिया। देखिए, पाकिस्तान ने 157, शायद इंडिया और कंफर्म इसका दोस्त नहीं है, खैर भी जानिए कि 5 रन से इंडिया जीत चुका था पाकिस्तान से। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि मैच मैच किसको मिला वगैरह सब कुछ पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, विद्युत जल तापक इलेक्ट्रिक हीटर जो जल को गर्म करता है, विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है। देखिए दोस्त, कभी देखे होंगे ना आप, एक बाल्टी रहता है और कोई एक ऐसे कुंडली जैसा रहता है और उसको लाके पानी में डाल देगा तो पानी गर्म हो जाएगा, उसे कहते हैं विद्युत जल तापक। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगा। देखिए विद्युत, इससे विद्युत आएगा और इसमें उष्मा उत्पन्न होगा और पानी गर्म कर देगा, अर्थात विद्युत जल तापक जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था,
अंडाशय का डॉट 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 एक अहम हिस्सा है। ऑप्शन में था महिला प्रजनन प्रणाली। अंडाशय किसका एक अहम हिस्सा, ऑप्शन क्वेश्चन यही था, अंडाशय डॉट 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 का एक अहम हिस्सा है, मतलब अंडाशय किसका एक अहम हिस्सा है, तो महिला प्रजनन प्रणाली का अंडाशय एक अहम हिस्सा था। ऑप्शन यही था, महिला प्रजनन प्रणाली, भरना था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, निम्न में कौन गलत है। देखिए दोस्त, ये आप सूत्र पढ़े होंगे, आई स्क्वायर आर टी पढ़े थे, पी बराबर आई स्क्वायर आर, फिर P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, फिर आप पढ़े होंगे P बराबर V इंटू आई। इस यही था P का मान में, ये कौन इसमें गलत है चुनना था, ठीक है, कौन गलत है चुनना था, ठीक है। तो ये सारे सही होंगे, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बटा में आर, वी इंटू आई। अब जो एक्स्ट्रा होगा वो गलत होगा। ये तीनों सही होंगे, तीन ऑप्शन होंगे ये सही होंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में 16 निम्न में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है। अब दोस्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, अल्केन को, अल्केन को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, माने CnH2n+2, माने अल्के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब ठीक है। और असंतृप्त बोलते हैं किसको, अल्कीन और अल्काइन को, मतलब कि CnH2n वाले को बोलते हैं अल्कीन, या CnH2n-2 वाले बोलते हैं अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन जो असंतृप्त है, और अल्केन क्या है संतृप्त। तो चार गो में से एक कौन कह रहा है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं है, इसका मतलब चार गो में से तीन गो ऐसा ऑप्शन होगा जो अल्केन के सूत्र पर बैठ रहा होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसमें कोई तीन गो ऑप्शन जो होगा, और एक ऑप्शन जो होगा जो अल्केन से नहीं होगा। बच्चों का कहना था कि बेंजीन में ऑप्शन में था, ठीक है, तो बेंजीन अल्कीन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप जान रहे होंगे अल्केन पर जो बैठेगा वो हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, नहीं है तो देख लीजिएगा मुझसे अलग कौन है। चलिए कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है, ठीक है, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल होता है। बेंजीन और ब्यूटेन क्रमशः अल्केन और अल्काइन समूह का है। दोस्त बेंजीन अल्कीन का है, ठीक है, ये अल्कीन का है, और ब्यूटेन, ये लाइनें गलत है दोस्त, ब्यूटेन तो अल्केन का है। फिर अल्काइन और अल्केन समूह के यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आते हैं, अल्काइन और अल्कीन, अल्काइन और दोस्त ये इसको मत पढ़िए, बस ध्यान दीजिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्केन होता है, असंतृप्त अल्काइन होता है, और असंतृप्त जब जलता है तो पीला लौ देता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, कौन सी अधातु, तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो पारा। ब्रोमीन क्या पाता है 35 पर, क्या पाता है 35 पर। अब Hg पारा क्या पाता है 80 पर, ठीक है। ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है, और ब्रोमीन अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पाया जाता है। अधातु कहता है ब्रोमीन, धातु कहेगा तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कफ सिरप, जो कफ जमता है ना छाती पे, कफ सिरप में किस प्रकार के अल्कोहल का उपयोग किया जाता है, तो इथेनॉल का प्रयोग किया करते हैं दोस्त, कफ सिरप में इथेनॉल का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, बेंजाइल अल्कोहल बच्चों के लिए सूखी खांसी और गले में खराश के लिए बनाए जाने वाले सिरप में पाया जाता है। जो बेंजाइल अल्कोहल है, जो बच्चों का जो सूखी खांसी होती है ना, वो जो कफ जमता है उससे ठीक करने बनाया जाता है, इसका मतलब अल्कोहल इसमें होता है नहीं। इथेनॉल पारंपरिक हर्बल कफ सिरप में इथेनॉल होता है, ठीक है, जो पारंपरिक हर्बल कफ सिरप है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या में आपका आया था 19 नंबर क्वेश्चन है ये हम लोगों का, वक्रता त्रिज्या +20 दिया है, इसका मतलब कौन लेंस, उत्तल लेंस, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी और लेंस की प्रकृति बताइए, और लेंस की प्रकृति तो क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। अच्छा फोकस दूरी क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी +10 हो जाएगा, नहीं इसका आंसर होगा +10 और फिर उत्तल लेंस। थोड़ा पढ़ लेते हैं, बस यही वही लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टंकी 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी तथा 1.25 मीटर तक जल भरी है। मान लीजिए एक टंकी हो गई, ठीक है, ये 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है, और ऊंची कितनी है 1.5, क्योंकि जल जब भरिएगा तो ऊंचाई भरिएगा ना 1.5। तो गीले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, माने जहां तक पानी चढ़ेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो लंबाई आपको मिल गया, चौड़ाई मिल गया, ऊंचाई मिल गया, तो 2 × L + B × H + L × L, बस इस पर निकाल दीजिएगा आपका क्षेत्रफल।
निकल जाएगा। आयतन कहेगा तो L गुने B गुना H। ठीक है, चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या में आया था कि कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर कितना हो। देखिए मान ले पहला राशि 100 थी, अब मान ली कि पहले राशि x थी, अब हो गया 2x, कितने साल में, 8 साल में। तो दर ज्ञात करना है। तो देखिए दर कैसे ज्ञात होगा, ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया x बराबर p, मूलधन कितना है x इंटू r तो निकालना है, टाइम कितना है 8 बटा में 100, एक से कट गया तो यानी इधर 100 इधर जाएगा तो 100 बटा में 8 बराबर r, यानी 12.5%। कितना आएगा 12.5%। अगर आप ये आंसर 12.5% मारे होंगे तो आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतति कोशिकाओं के गुणसूत्र के विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं, ये कौन से विभाजन, मतलब कि संतति कोशिकाओं में जो गुणसूत्र किस विभाजन के दौरान, जो संतति होता है माता पिता के जो गुणसूत्र होते हैं किस विभाजन के दौरान टूटकर आधे हो जाते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान टूटकर आधे 23 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि cos थीटा बटा में 1 बटा sin थीटा, तो इसका आएगा 2 sec थीटा। मैं थोड़ा बोला हूँ ऐसे ही जहां तक, क्योंकि हम एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे sin थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा वाला, इसका आया था 2 cosec थीटा, तो इसका आंसर आना चाहिए 2 sec थीटा। ठीक है, वैसे मैं सभी सॉल्व आपको सॉल्व कर देता हूं। देखिए अगर दिया है cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा बटा में cos थीटा, तो आप इसका आंसर 2 sec थीटा आएगा मेरे दोस्त, 2 sec थीटा आएगा। आप जो मारे होंगे 2 sec आपका सही है। हाँ, ये हम खुद इसको सॉल्व किए हैं बहुत पहले, बहुत ज़्यादा हम इसको सॉल्व किए हैं लोग। इसका आएगा 2 sec थीटा, अगर आप इसका आंसर 2 sec थीटा मारे होंगे तो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक प्रजनन किस में होता है दोस्त, कायिक प्रजनन पत्ती से, तना से, जड़ से होता है और ये पौधे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का शहर का दर्जा किसे मिला है, मतलब 2024 का साहित्य शहर का दर्जा किसे दिया गया है। तो ध्यान रखिए दोस्त, केरल के कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर का दर्जा मिला है। तो आप आंसर मारे हो केरल के कोझिकोड, तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ में आया था कि NaCl के विद्युत अपघट से क्या प्राप्त होता है। तो NaCl के, अगर NaCl के हम लोग विद्युत अपघट कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो देखिए कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है और एनोड पर क्लोरीन मिलता है। ठीक है, अब इस बार में थोड़ा देख लेते हैं आपके एग्जाम में क्या आया था, इसी में से आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन होंगे। NaCl के विद्युत अपघट से हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मिलेंगे। हाइड्रोजन गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगा और जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जलीय NaCl के विद्युत अपघट में कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस मिलता है। और आपके ऑप्शन में जो भी आंसर होगा आप देख लीजिए कि आप क्या मारे हुए हैं, पक्का इसी में से आपके ऑप्शन में कुछ होगा। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आया था, अल्कीन में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। देखिए दोस्त, अल्कीन हो या अल्काइन हो, सब में कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी, क्योंकि 4 से ज्यादा वो संयोग कर ही नहीं सकता, वो 4 ही तो उसको चाहिए, या तो ले सकता है या तो दे सकता है। नहीं तो अल्कीन पूछे, अल्कीन चाहे अल्काइन चाहे अल्केन, कार्बन की संयोजकता 4 ही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किशोर तरुण योजना में किशोर को कितनी राशि बढ़ाकर दी गई। देखिए दोस्त, किशोर तरुण योजना में 3 तरह के लोगों को राशि दी जाती है, बच्चा का, किशोर को और तरुण को, 3 लोगों को अलग अलग राशि दी जाती है। और आपके एग्जाम में तरुण का पूछा था कि कितनी राशि दी जाती है, ये किशोर का पूछा था कितनी राशि दी जाती है, ये शिशु का पूछा था। आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे डील कर दे रहा हूँ। देखिए अभी तक 3 अलग अलग कैटेगरी में शिशु, किशोर और तरुण के तहत बिना किसी जमानत के कर्ज दिया जाता है, माने बिना कोई सामान रखे हुए कर्ज दिया जाता है। शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक के कर्ज मिलता है, किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक रुपए कर्ज मिलता है, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक रुपए का कर्ज वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाता है। अब देख लीजिएगा कि आपसे शिशु पूछा था, कि किशोर पूछा था, या फिर तरुण पूछा था। ठीक है, कितना तक कर्ज मिल सकता है, तो 5 से 10 तरुण में, किशोर में 50,000 से 5 लाख, और बच्चों में, शिशु में 50,000 तक मिल सकता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2024 का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किससे मिला। अब दोस्त
किस चीज में, T20 में, फुटबॉल में, वनडे में, किस चीज में मिला था प्लेयर ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं किया गया है। हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 29 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्त हमें 30 के करीब में एकदम ओरिजिनल प्रश्न मिल चुके हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके एक क्वेश्चन आया था कि अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। जैसे अम्ल कोई है और कोई क्षार है, उसके मिलने से लवण और जल बनता है, तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो दोस्त एक अभिक्रिया पढ़े होंगे NaOH प्लस HCl। देखिए ये क्षार है और ये अम्ल है, जब मिलेगा तो बनता है NaCl प्लस H2O। जब भी लवण और जल बनेगा उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि लवण क्या है, एक उदासीन यौगिक है। ठीक है, तो ये इसे कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए हम लिख के लाए हैं, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए दोस्त, पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, हालांकि 2-3 पिछले शिफ्टों में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन शुरू के जो 20 के करीब में जो भी एग्जाम थे उस पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आया था। फिर पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन शुरू कर दिया है, तो आप लोग पेरिस ओलंपिक पढ़ के ही जाइएगा। तो कह रहा है पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक थे शरत कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और PV सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये दोनों ध्वजवाहक थे। देखिए दोस्त, अगर पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के बारे में पूछ चुका है तो समापन समारोह के बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। तो हम लिख के लाए हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत की ओर से निशानेबाज मनु भाकर और हॉकी के गोलकीपर PR श्रीजेश ने पार्टिसिपेट किया था। अर्थात जो समापन सेरेमनी था उसमें ध्वजवाहक कौन कौन थे? मनु भाकर और PR श्रीजेश। और आपको मालूम होगा PR श्रीजेश एक गोलकीपर हैं और वो संन्यास ले चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्न में किसमें विखंडन द्वारा प्रजनन होता है? सॉरी, बहुविखंडन। देखिए दोस्त, बहुविखंडन द्वारा प्रजनन आएगा तो ऑप्शन में या तो प्लाज्मोडियम रहेगा या तो राइजो अस्पोजोआ होगा। यही दो ऑप्शन आता है जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है, और जहां तक 90% चांस अधिकतर प्लाज्मोडियम होगा ऑप्शन में। अब देखिए आपके एग्जाम में क्या ऑप्शन है। ठीक है, बहुविखंडन जो एक अलैंगिक प्रक्रिया है जो एक कोष के जीव में होता है, और बहुविखंडन प्लाज्मोडियम और अस्पोरोजोआ दोनों में होता है। आप देखिएगा आपका ऑप्शन में क्या होगा, वही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पट्टी पर अल्फा कणों की बमबारी करके किसकी खोज की थी? तो दोस्त आपको मालूम होगा कि सोने की पट्टी पर अल्फा कण में जो माइनस होता है, ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी किए थे। तो कुछ अल्फा कण, मतलब बहुत से अल्फा कण उस सोने की पट्टी को भेद कर निकल गए थे, लेकिन कुछ अल्फा कण प्लस होता है मेरे दोस्त, अल्फा कण प्लस होता है। ठीक है, जब ये सोने की पट्टी पर अल्फा कण बमबारी किया गया तो कुछ अल्फा कण डायरेक्ट टकराकर चले आए, यानी बीच में कहीं प्लस होगा, प्लस पर टकराकर लौट आया। तो इसी तरह अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और कहा कि परमाणु के अंदर बीच में नाभिक होता है। ठीक है, अगर हमारे होंगे नाभिक की खोज तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि हाल ही में किस योजना में धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई? ऐसे क्वेश्चन था और 4 योजना का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो देखिए बजट 2024-25 में घोषणा के अनुरूप बजट से दोस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। बजट में 9 चीजों को मान्यता दी गई, उसे ध्यान रखिएगा। बजट में रक्षा पर कितना खर्च किया गया, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, कृषि पर कितना खर्च किया गया, कौन योजना में कितना लाख राशि दी जाएगी, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप पढ़ के जाइएगा एग्जाम से पहले। बजट 2024-25 की घोषणा के अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की मौजूदा सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई। तो कौन सी योजना है? अनुरूप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो ऋण की राशि है वो 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 20 लाख कर दी गई। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम में आया था, मिश्रित ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मुख्य रूप से वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, क्वेश्चन ये आया था कि वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। क्वेश्चन ये था, तो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख लिया हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। क्वेश्चन ये था कि वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है, तो आपका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। आपको मालूम ही है पिट्यूटरी ग्रंथि दिमाग में
पाई जाती है, आपको यह भी ध्यान रखना है। दोस्त अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था कि संजीव खन्ना कौवे मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। आज क्वेश्चन पूछ लिया है कि भारत के जो 50वें न्यायाधीश हैं, जिनके स्थान पर 51 नंबर के न्यायाधीश संजीव खन्ना आए हैं, तो 50 नंबर के न्यायाधीश कौन थे जो 10 नवंबर को रिटायर हुए हैं? तो मेरे दोस्त 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। और इनके स्थान पर संजीव खन्ना आए हैं जो 91 नंबर के हैं। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि वायु किस प्रकार की मिश्रण है? तो देखिए दोस्त, ये एक समांगी मिश्रण है, विसमांगी मिश्रण नहीं है, क्योंकि इसमें नियत रूप में देखिए 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, 0.9% आर्गन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 0.17% अन्य गैसें होती हैं। इसका मतलब सारी जो इसमें गैस जो मिश्रित हुई है ये निश्चित अनुपात में है, तो ये विसमांगी मिश्रण नहीं है। जो विसमांगी मारे वो गलत मारे हैं, ये एक समांगी मिश्रण है, ठीक है। क्या होगा? समांगी मिश्रण है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी को भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर बनाया गया? देखिए तो पेरिस ओलंपिक 2 क्वेश्चन पूछ दिया है कि 2024 की जो पूरी पेरिस ओलंपिक है, टीम इंडिया के लिए जो कौन सी कंपनी मुख्य स्पॉन्सर थी? नहीं देखते हैं आप प्रचार उचार होता है, तो मुख्य स्पॉन्सर कौन थी? तो अडानी ग्रुप थी। कौन थी? अडानी ग्रुप थी। नेक्स्ट है, यदि 4 ओम प्रतिरोधक प्रति 10 सेकेंड में प्रति सेकेंड में 10 जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है तो धारा का मान क्या होगा? आपको मालूम है दोस्तों, यहां ऊर्जा नहीं होगा, वाट होगा, शक्ति होगा। आपको मालूम है कि P यानी शक्ति पावर बराबर I² RT एक सूत्र होता है। और ऐसे ही पावर से ही आपके पिछले शिफ्ट में निम्न में से कौन सूत्र सही है पूछ दिया था। पावर का 3 सूत्र होता है ना, I² RT, आप V²/RT, V × I × T, उससे पूछ दिया था, ठीक है। तो पावर बराबर होता है I² माने विद्युत धारा का स्क्वायर गुना प्रतिरोध इंटू टाइम। तो कह रहा है कि प्रतिरोध 4 ओम है, R के मान 4 है, ठीक है, यहाँ 4 है। प्रति सेकेंड मान, सेकेंड का मान भी 1 है, इस टाइम का मान भी क्या है? 1 है। कह रहा है विद्युत धारा का मान निकालिए, यदि पावर का मान 100 वाट हो तो देखिए 4 से दोस्त यहाँ तो I² बचेगा ना, 4 से दोस्त ये 100 कटेगा कितने बार में? 25 बार में। और ये स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा ना, तो I का मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। इसका आपका राइट आंसर होगा 5 एम्पियर। जो भी दोस्त इसका आंसर 5 एम्पियर मारे हैं उनका एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? देखिए कोई वस्तु यहां है और वस्तु चल करके यहां गई, या फिर वस्तु चल करके यहां वस्तु थी यहां आ गई, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गतिज ऊर्जा का सूत्र निम्न में से कौन है? तो 1/2 mv²। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो mgh होता। क्या होता? mgh। और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इस वर्ष केंद्रीय सत्कर्ता आयोग ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 के से 3 नवंबर 2024 तक सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह मनाया, ठीक है। सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह मनाया, उसका थीम क्या था? देखिए दोस्त, इसका थीम था सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। क्या था? सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। यह सत्कर्ता जागरूकता सप्ताह का थीम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में आया था कि अगर कोई वस्तु विराम या स्थिर अवस्था में है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। इस स्थिति में बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? दोस्त जब विस्थापन ही शून्य बोल दिया है तो किया गया कार्य होता है F × S, मतलब बल गुना विस्थापन। जब विस्थापन शून्य होगा तो कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस सूत्र लिखे हैं W बराबर F × S बल गुना विस्थापन, ठीक है। कार्य शून्य भी होगा, शून्य होगा, क्योंकि जब विस्थापन शून्य तो कार्य शून्य होगा। अगला क्वेश्चन आएगा कि हथेली पर एसीटोन डालने पर क्या होगा? तो दोस्त एसीटोन वो गल जाएगा और हमारा हाथ पर ठंडक महसूस होगा। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में था। तो हम लोग देखते हैं, जब हम हथेली पर इसे डालते हैं तो एसीटोन हमारी हथेलियों से गर्मी को अवशोषित कर लेता है और शरीर का तापमान
अवशोषित कर लेता है और फिर वाष्पित होगा तो हमारा क्या होगा, हथेली ठंडी महसूस होगी। इसलिए जब हम अपनी हथेली पर स्टोन डालते हैं तो हमें ठंडक महसूस होता है। बस ये आपका लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन है एग्जाम में, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं और 1 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो दोस्त ऐसा क्वेश्चन मैं पूछने का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन था, कार्य से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कहा किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाएगा, ठीक है, बल 1 न्यूटन है, तो कार्य पूछ रहा है F × S, 1 न्यूटन बल है और विस्थापन कितना है, 1 मीटर है, 1 × 1 किया गया कार्य कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 जूल। इसका आंसर क्या होगा, 1 जूल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो इसका आंसर होगा 1 जूल। ये मैं बच्चों का क्वेश्चन भेजा गया था, मैं इसे सुधार कर लिखा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जल की अनुपस्थिति में हम अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाते। दोस्त अगर जल की अनुपस्थिति रहेगी तो कोई वो जल की जब अनुपस्थिति रहेगी तो कभी भी वो H+ आयन देगा ही नहीं, क्योंकि जब जल नहीं रहेगा तो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और जब जल ही नहीं रहेगा तो क्या अम्ल H+ आयन देगा। जब H+ आयन नहीं देगा तो अम्ल अम्लीय गुण नहीं दिखाएगा, ठीक है। ऐसे यही पूरा इसमें लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ लेना इसको। इसका यही आंसर होगा क्योंकि वो जल में घुलकर H+ आयन नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब यहां में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन अजैव निम्नीकरणीय को सबसे अधिक प्रभावित करता है। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन ऐसे लिखा था, लेकिन बहुत लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया था एग्जाम में जो आया था, बहुत उसमें कंफ्यूज थे। क्वेश्चन यही कहना था कि वो कौन सा अजैव निम्नीकरणीय है जो प्रकृति को सबसे अधिक प्रभावित करता है, तो इसका आंसर होगा प्लास्टिक। आंसर होगा मेरे दोस्त प्लास्टिक। आपका ऑप्शन में प्लास्टिक था तो आंसर होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ में से एक है जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी गलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, अल्केन का सूत्र क्या होगा। दोस्त पिछले सेकंड शीट मैंने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों का सूत्र बताया था। देखिए इस शीट में पूछा अल्केन का सूत्र क्या होगा, तो अल्केन का सूत्र होगा CnH2n+2। अब पूछेगा अल्कीन का सूत्र क्या होगा, अल्कीन का सिर्फ CnH2n, और अल्काइन का कहेगा तो CnH2n-2 होगा, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन के बारे में सत्य है। देखिए ओजोन के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन के बारे में निम्न से कौन सत्य है कौन असत्य है। ऐसा क्वेश्चन बहुत से शिफ्टों में आ चुका है। एक बार क्वेश्चन शिफ्ट पूछा था कि निम्न से ओजोन के बारे में कौन कथन सत्य है, और उसका आंसर होता था कि ओजोन एक विषैली गैस है, ऐसा एक क्वेश्चन था। आज देखिए क्वेश्चन पूछा है ओजोन के बारे में कौन सत्य है, और आपके ऑप्शन में था 1980 के दशक में वातावरण में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी, ये आपका ऑप्शन में था और ये आंसर होगा। देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन एक घातक जहरीली गैस है। वायुमंडल के सप्ताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। हालांकि वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन की आवश्यक कार्य नहीं है, पर सूर्य से परावैंगनिक किरणें जो आती है उसको ये अवशोषित कर लेता है और धरती पर आने नहीं देता है। ये ओजोन गैस का कार्य है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन ये था कि जब कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, तो जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कौन सा रंग में बदल जाता है। देखिए दोस्त जब कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना, यानी Cu+O2 2Cu+O2 बनाएगा 2CeO, और ये काला रंग में बदल जाता है, अर्थात कॉपर के परत पर काले रंग की पट्टी जम जाती है। आपके एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराई जाएगी, हवा का मतलब O2, हवा का मतलब O2, जब कॉपर की अभिक्रिया हवा से कराई जाएगी तो कॉपर पर किस रंग की परत जम जाती है, तो काले रंग की। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बेकिंग पाउडर जो होता है, तो बेकिंग सोडा में क्या मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। दोस्त ये बार बार आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, या फिर जो ही टीचर साहब पढ़े होंगे वो पढ़ाया होगा कि बेकिंग सोडा में जब हम टार्ट्रिक एसिड मिलाएंगे, टार्ट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर। इसके यार सब तो इसको बहुत बार पढ़ाए हुए थे, ठीक है, बहुत बार इसको रिपीट करते थे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि अगर 1 एम्पियर करंट 5 मिनट तक फ्लो करता है तो चार्ज कितना होगा। दोस्त कूलम्ब चार्ज बराबर होता है I/T। अब देखिए 1 एम्पियर करंट 1 एम्पियर, ठीक है, 5 मिनट तक, तो दोस्त इसमें देखिए इसमें टाइम को लेंगे सेकंड में, दिया है कितना 5 मिनट, तो 5 × 60 कर दें, सेकंड में आ गया
तो कूलम बराबर क्या होता है I इंटू टी, आई का मान 1 है और टाइम मान 5 गुना 60 अर्थात 300। तो इसका कितना कूलम हो जाएगा 300 कूलम इसका आवेश हो जाएगा। तो जो 300 कूलम दोस्त आंसर मारे होंगे उनका एकदम राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माने KaOH या NaOH सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे तो साबुन बनेगा। तो दोस्त कार्बोनिल अम्ल की अभिक्रिया जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो साबुन का निर्माण होगा, आप ध्यान रखिएगा। अब साबुन में ध्यान रखिए दोस्त, एक होता है जल रागी, एक होता है जल विरागी। इन चीजों को पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन LP में क्वेश्चन पूछ चुका है इससे, तो आप लोग इससे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि खाद जाल ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। ये भी दोस्त प्रीवियस ईयर LP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम टू सेम, क्योंकि मेरे ही सीट में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। तो खाद जाल ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है तो एक दिशी होता है, माने एक दिशा में होता है, ठीक है, माने वो एक ही दिशा में, ठीक है, होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमें अगर एग्जाम्पल लेते हैं, घास को खाता है मेढक, मेढक को खाता है घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है चील। देखिए एक ही दिशा में, ये एक ही दिशा में ऊर्जा प्रवाह हो रहा है ना, इसे कहते हैं खाद जाल जो होता है उसका ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। देखिए दोस्त मुझे 26 कुल क्वेश्चन मिल पाए हैं, हालांकि और क्वेश्चन बच्चों द्वारा भेजे गए थे लेकिन वो क्वेश्चन कंफर्मेशन नहीं कर पाया गया क्योंकि कुछ क्वेश्चन आधे अधूरे थे, तो मैंने उनको लेकर के नहीं आया। चलिए दोस्त मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे शिक्षा साथी परिवार को बड़ा करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे वो ग्रुप डी होंगे, NTPC होगा या फिर बिहार SSC होगा, फिर दरोगा होगा या जो भी एनीबॉडी कोई भी एग्जाम होगा, उन सारे एग्जामों का एनालिसिस इस चैनल पर दिया जाएगा और आने वाले समय में ये चैनल आपको एक बड़ा बेनिफिट देगा। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ।